गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिक्स में मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी इस यूनिट का दूसरा वीडियो लेक्चर है। आपने सही सुना, इससे पहले मैं आपको इस यूनिट का एक ही वीडियो लेक्चर दे चुका हूं जो कि पूरी तरह से इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें मैंने इस चैप्टर से ताल्लुकात रखने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इस चैप्टर से इस यूनिट से ताल्लुकात रखने वाली बेसिक हिस्ट्री, इस चैप्टर से ताल्लुकात रखने वाले वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई बहुत सारी पुरानी बातों का मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिया। सवाल आता है सर आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्चुअली में आज हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जैसे हम कहते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं आज? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज बाय विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड फ्रॉम अ गिवन मेटेलिक सरफेस। लेकिन जानते हो, एक बच्चे ने मेरी ये बात सुनते ही सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछ लिया। जैसे ही मैंने ये बात कही, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ गिवन मेटेलिक सरफेस, एक बच्चे ने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि सर हम ये टॉपिक इस यूनिट में क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक इस यूनिट में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका बहुत अच्छा कारण, बहुत अच्छा रीजन मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में दिया है। अगर आप में से किसी ने मेरा पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, उसे देखना ना भूलें, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूं कि मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ाया था। पहले वाले वीडियो लेक्चर में वैज्ञानिकों ने जो जो एक्सपेरिमेंट्स करे, उन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्हें नजर आई कि मैटर इनडिविजिबल नहीं है, मतलब मैटर डिविजिबल है। और मैटर डिविजिबल है, इस बात को साबित करने की बहुत सारी कोशिशों में से एक कोशिश में यह हुआ कि कुछ मैटर के एग्जाम्पल्स में से उसके अंदर के पार्टिकल्स बाहर आए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब पार्टिकल्स बाहर आए तो पार्टिकल्स बाहर आते हुए नजर नहीं आए। रैदर बाहर अगर कुछ आता हुआ नजर आया तो वो नजर आई रोशनी, वो नजर आई लाइट रेडिएशन। और जब उस लाइट के रेडिएशन को समझने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो लाइट रेडिएशन सिर्फ लाइट नहीं है, एक्चुअली में वो पार्टिकल्स है जो जब बाहर आ रहे हैं तो वो दो तरह का नेचर शो कर रहे हैं, यानी कि डुअल नेचर शो कर रहे हैं। एंड दिस फिनोमेना of emitting the electrons from any given surface is called as electronic emission। मैं रिपीट कर रहा हूं, this phenomena of emitting out the electrons from any given surface is called as electronic emission। But the question arises कि ये हुआ कैसे होगा। हम सब जानते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा, मैं नहीं कहूंगा कि मजबूत पकड़ होती है, लेकिन जितनी भी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर से कुछ एनर्जी दी जाए तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके उस न्यूक्लियस की पकड़ को काबू में ला सकते हैं या उसको ओवरकम कर सकते हैं। बट फिर भी क्या वो बाहर आ जाएंगे? मेरा आंसर है अभी भी नहीं। फिर भी वो बाहर आएंगे जरूरी नहीं है। तो होता क्या है, पहले वो सुनो। होता ये है, ये बात मैंने अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर में वो क्लासरूम के बच्चे के एग्जांपल से समझाई थी। जब एक बच्चे को डांट पड़ती है तो क्या होता है, याद करिएगा, मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई है। तो सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूं। किसी भी गिवन मैटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, या जब वो उन्हें एनर्जी मिलती है तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने वैलेंस शेल की पकड़ को तोड़कर सरफेस के बिल्कुल पीछे, जो एटम का सरफेस है या मेटल का सरफेस है या जो भी उस मैटर का सरफेस है, उसके बिल्कुल सरफेस के नजदीक आके सेटल डाउन हो जाते हैं। यानी अभी भी इलेक्ट्रॉन्स ने उस मटेरियल का साथ नहीं छोड़ा, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स ने उस मैटर का साथ नहीं छोड़ा। उन्हें बस एक ही उम्मीद है कि काश हमें थोड़ी सी एनर्जी और मिल जाए, हम इलेक्ट्रॉन्स तुरंत बाहर आ जाएंगे। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो बाहर से चाहिए, आई रिपीट माई सेंटेंस, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बाहर से चाहिए ताकि कोई भी एक गिवन मैटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स
कोई भी एक गिवन मैटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स उस मैटर को छोड़कर ही बाहर आ जाए, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी और इट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। समझ जाओगे, अच्छे से समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि दोबारा बताने जा रहा हूं। तो चलिए, हमारे टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है और अब मैं यहां पे हेडिंग लिखना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है वो पूरी तरह से बेस्ड है इस टॉपिक पे। हम पढ़ने जा रहे हैं फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होता क्या है, या कहना चाहिए मुझे कि एक गिवन मैटर में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने के लिए, एक गिवन मैटर में से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार है। तो अगर मेरे पास कोई भी एक गिवन मैटर है, मेरे पास एक कोई भी गिवन मैटर है, उस गिवन मैटर में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन यहां पे एम्बेडेड है और इन्हें एनर्जी दी गई, कोई भी एनर्जी दी गई और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, 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 यहां आ गए। तो अब ये सरफेस पे आ गए। अभी भी इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस मैटर का साथ नहीं छोड़ा है, सो दे रिक्वायर सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ताकि वो इस मैटर का साथ छोड़ के बाहर निकल जाए। सो व्हाटएवर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हाटएवर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हाटएवर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन व्हाटएवर फॉर्म, मतलब कि जो हम एनर्जी देंगे उसके देने के विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरीके हो सकते हैं। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं, फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, या हम कह सकते हैं ways by which an electron can be emitted out, ways by which electron can be emitted out of a given matter, यानी किसी भी गिवन मैटर से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, उसके आज हम डिफरेंट वेज पढ़ने वाले हैं। तो जब हम एक प्रकार की ऊर्जा, अब वो ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन्स को प्रदान करेंगे तो वो ऊर्जा मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, किसी भी गिवन मैटर, आई रिपीट माय सेंटेंस, किसी भी गिवन मैटर को अगर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, किसी भी गिवन मैटर को अगर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देने के बाद उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो पाते हैं, या उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, देन उस फिनोमेना को, या मुझे कहना चाहिए उस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। एंड मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो इस काम को, या जो इस कार्य को करने में काम आती है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो इस कार्य को करने में काम आती है, इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो, इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी, या फिर उसे एक और नाम से है पुकारा जाता, उसे वर्क फंक्शन है कहा जाता। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, ये वर्क फंक्शन का सिंबल है W0, क्योंकि W मतलब वर्क और वर्क फंक्शन का सिंबल है, उसे थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहा जाता, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में काम आती है। लेकिन सर, वो एनर्जी किस फॉर्म की हो सकती है? What are the different ways by which the electron can be emitted out, and what are the different methods by which we can do or we can carry out this process? आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम यही है। तो चलिए, ये बेसिक बात थी, इसे मैं मिटा देता हूं और इसे मिटाकर अब मैं यहां पे लिख देता हूं, in our syllabus there are 4 ways by which
I repeat my sentence. There are 4 ways. टोटल 4 तरीके हैं. There are 4 ways जिनकी मदद से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश की गई. वो 4 तरीके कौन से हैं जिनकी मदद से किसी भी गिवन मैटर में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश की गई. सबसे पहला तरीका, फिर दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका और चौथा तरीका. एक एक करके मैं आपको सब डिटेल में समझाऊंगा. सबसे पहला तरीका कहलाता है थर्मो आयनिक एमिशन. दूसरा तरीका इज द मोस्ट कॉमन, जो हम सबसे ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन. तीसरा जो तरीका है उसे हम कहते हैं आपका फील्ड एमिशन. क्या होता है फील्ड एमिशन, आपको बिल्कुल समझ आएगा. और जो चौथा तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का, उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों सेकेंडरी एमिशन. तो चलिए अब एक काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है थर्मो आयनिक एमिशन, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, क्या होता है फील्ड एमिशन और क्या होता है सेकेंडरी एमिशन. शब्दों से ही आपको चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि कुछ शब्द तो बहुत सिंपल होते हैं, सीधा सीधा अपना मतलब समझा देते हैं. तो पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है थर्मो आयनिक एमिशन. थर्म वर्ड आप अच्छी तरह जानते हैं कि फिजिक्स में हीट से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है. बहुत सारे ऐसे कुछ मैटर होते हैं या बहुत सारे ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं जिन्हें जब गर्म किया जाता है या जिन्हें जब हीट प्रदान की जाती है, तो प्रदान किए जाने वाली हीट के कारण उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लग जाते हैं. सो द फिनोमेना ऑफ एमिटिंग आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी गिवन मैटर बाय प्रोवाइडिंग इट अ सुटेबल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी. सुनना चाहते हो? दोबारा सुनो. The phenomena of emitting out the electrons from any given matter by providing it suitable form of thermal energy is called as thermoionic emission, and the electrons which come out are called as thermoelectrons. बिल्कुल सही आपने कहा. यानी हीट प्रदान करके, I repeat my sentence, हीट प्रदान करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है. हीट प्रदान करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है. एंड बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है? देखो, हर एक गिवन मैटर पे ये कॉन्सेप्ट काम करे ये जरूरी नहीं है. इसलिए कुछ ऐसे भी गिवन मैटर थे जिन्हें थर्मल एमिशन से जब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की कोशिश की गई, तो जो थर्मल एनर्जी हमने उन्हें प्रदान करी, उस थर्मल एनर्जी से वो मैटर ही जल गया. तो हो सकता है कि सब पे ये फिनोमेना काम ना करे, तो हमने दूसरा तरीका निकाल लिया. देयर आर सम गिवन मेटल्स, और आई शुड से देयर आर सम गिवन मटेरियल्स which when exposed to some light energy of suitable frequency. मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी लाइट के पास जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी होती है. आपने क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी ये चीज पढ़ी है. हम सब जानते हैं कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ये हम सब जानते हैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. अगर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और आई कैन से E is directly proportional to nu, or I can say that E is equal to h nu. और हम सब जानते हैं कि जो न्यू होता है वो c by lambda होता है, और I can say that E is equal to hc by lambda. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड जो हम सबसे ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसमें क्या है किया जाता वो मैं हूं आपको बता रहा. किसी भी गिवन मैटर के ऊपर
कुछ रोशनी को आने का मौका है दिया जाता। जब रोशनी है आके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी है प्रदान करती, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स देन इजेक्ट आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशंस व्हिच आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? Photoelectric effect is a phenomena of ejecting out the electrons by exposing a given material by a light. I repeat my sentence, by a light of suitable frequency and energy। मतलब लाइट की एनर्जी अगर होगी ज्यादा तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का पूरा हमारा इरादा। अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं कि गिवन मैटर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे एनर्जी मिले। तो जब किसी गिवन मैटर के इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है उसे हीट करके, उस फिनोमिना को कहा जाता है थर्मो आयनिक एमिशन। लेकिन जब किसी गिवन मैटर के इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है उसके ऊपर ऐसी लाइट भेजकर या उसे एक्सपोज कराकर ऐसी रोशनी से जिस रोशनी की ताकत से उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वो रिक्वायर्ड एनर्जी मिल सके जिससे कि उनका बाहर आना हो जाए आसान, then that phenomena of emitting the electrons by exposing the given material by a light radiation of a suitable frequency is called as photoelectronic emission, and the electrons which come out are called as photoelectrons. For example, metals like sodium, potassium and cesium are even able to show photoelectric effect in the presence of a visible light, whereas some other metals like zinc, like magnesium etc. are able to show photoelectric effect when exposed to ultraviolet light radiation। बातें समझ आई? अब कभी कभी हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का इस्तेमाल करने की बजाय हम ये चाह रहे हैं कि यार इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर निकालने हैं, क्यों ना इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स के बाहर के वातावरण में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए। अगर किसी गिवन मैटर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एक्सटर्नली उसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए। एक बच्चा बोला सर कितनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ताकत वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे, कितनी ताकत वाली? बिल्कुल सही। तो आपको बता देता हूं अप्रोक्सीमेटली 10 का पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर इतनी बड़ी वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी गिवन मैटर पे लगाते हैं तो इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव वैल्यू की ताकत, इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव वैल्यू की ताकत उस मटेरियल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ को बना सकती है कमजोर, और उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में कामयाब साबित हो सकती है। दिस फिनोमिना ऑफ इंजेक्टिंग आउट द इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ a strong electric field around a given material is called as field emission। इसे field emission कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। एंड द नेक्स्ट फिनोमिना, और आई शुड से कि इस लिस्ट में मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला आखिरी फिनोमिना जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स का ही फायदा उठा के। कई बार बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बहुत हाई एनर्जी से मूव कर रहे होते हैं और उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि हमें ये समझ नहीं आता कि उनकी इस एनर्जी को कहां यूटिलाइज करें। तो जब कभी फिजिक्स में हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल्स या हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे गिवन मैटर से कोलाइड कराया जाता है ताकि आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सारा का सारा मोमेंटम पार्टिकल या जो मैटर है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक हमारे पास गिवन मैटर है, उस गिवन मैटर को फर्दर एक इलेक्ट्रॉन्स की बौछार से एक्सपोज कराया गया। सो व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू स्ट्राइक a given matter and the momentum of these fast moving electrons get transferred to the given matter, and as a result of which the electrons are ejected out, then this phenomena is called as secondary emission, and the electrons which come out are called as secondary electrons। जी हाँ
मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। तो कुल मिलाकर आपको मैंने अभी जो बताया, इनफैक्ट जो आपको पिछले 10-15 मिनट से मैं सिखा रहा हूं, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। यानी किसी भी एक गिवन मैटर में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। तो किसी भी गिवन मैटर में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसे हमें प्रदान करनी पड़ती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ द रिक्वायर्ड एनर्जी। एक बच्चे ने कहा अगर मिनिमम से ज्यादा दे दी तो क्या होगा? अगर मिनिमम से ज्यादा दोगे तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो एनर्जी वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाएगी, रादर किसी ना किसी फॉर्म में काम जरूर आएगी। कहां काम आएगी, कैसे काम आएगी, ये बात आपको जल्दी समझ आएगी, लेकिन तब जाके समझ आएगी जब आपका मास्टर आपको ये बात समझाएगा। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं या इससे पहले कि आगे की बातों को समझाऊं, मैं चाहूंगा कि एक बार आप बोर्ड पे दी गई सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से घूर लीजिए, ताकि ना रहे मेरे बच्चों को कोई टेंशन अगर आपने दी है इस पूरे टॉपिक को समझने में अपनी पूरी अटेंशन। So this was something very very important that I wanted each one of you to understand कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन और किसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अल्टीमेटली हमारे इस चैप्टर में अगर कोई चीज हमें डिटेल में सबसे ज्यादा समझनी है तो वो कोई और नहीं है बल्कि यही फिनोमेना है, द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आई शुड से द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर इतिहास में जब ये सब कुछ किया जा रहा था तो फिर क्यों यही डिटेल में पढ़ाया गया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि दिस वाज इजीली परफॉर्मेबल एंड दिस वाज इजीली ऑब्जर्वेबल, दिस वाज इजीली, आप कह सकते हैं कि स्टडी इसको आसानी से किया जा रहा था और बहुत आसानी से हमारा काम हो जा रहा था। जो हम चाह रहे थे वो हमें प्राप्त हो रहा था। हम चाह रहे थे कि एक मैटर में से या एक मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, और इस काम को करने में हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या किया गया और उससे रिलेटेड क्या हिस्ट्री है। तो चलिए बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दैट, क्यों ना मैं जगह बनाऊं और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपको डिटेल में समझाऊं और हमारे इस प्यारे से टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊं। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, दीजिए पूरा ध्यान ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे इस प्यारे से टॉपिक को, और अब मैं यहां पे एक छोटी सी हेडिंग लिखना चाहूंगा। इस हेडिंग का नाम है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बिल्कुल सही, रादर मैं सेटअप लिखने की बजाय सबसे पहले लिखूंगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको क्या बताने जा रहा हूं? मैं आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताने जा रहा हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे परफॉर्म किया गया। मैं आपको फिलहाल जो बताने जा रहा हूं वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ दिस बेसिक ज्ञान, यानी हिस्ट्री कह लीजिए और इस बात का एक बेसिक ज्ञान कह लीजिए कि इतिहास में कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा कौन से सन में कौन सी बात के बेसिस पे या कौन सी घटना के आधार पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फाइनल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। तो यहां पे टोटल 3 वैज्ञानिक है जिनका मैं नाम लूंगा। सबसे पहले वैज्ञानिक है हर्ट्ज, दूसरे वैज्ञानिक है हॉलवैक्स नाम के वैज्ञानिक, और तीसरे वैज्ञानिक है जिनका नाम है लेनार्ड। हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो 1887 में किया गया था, और इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो 1886 से लेके 1902 तक किए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, मान गए इन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन क्या किया वो तो बताओ जिसके बेसिस पे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में बताओगे। तो आपको बताना चाहूंगा कि हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने, आपने क्लास 11th के केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी किसने करी और कैसे करी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप अच्छी तरह जानते हो, वो वेव्स होती हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी के दौरान हर्ट्ज ने पता लगाया कि अगर किसी गिवन मटेरियल को, आई रिपीट माय सेंटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की
डिस्कवरी के दौरान, इस डिस्कवरी के दौरान हर्ट्ज ने पता लगाया कि अगर किसी गिवन मैटर को, आई रिपीट माय सेंटेंस, अगर किसी गिवन मैटर को एक्सपोज किया जाए टू अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, या मुझे कहना चाहिए टू अ लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी, then it may emit electrons, ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। तो ये बात हर्ट्ज ने पता लगाई, लेकिन इससे पहले कि दुनिया हर्ट्ज की बातों पे भरोसा कर पाती या हर्ट्ज की बात दुनिया के सामने क्लियरली आती, हेल्वेट्स नाम के वैज्ञानिक ने और लेनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया विच वाज वेरी सिमिलर टू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब ये मत कहना कि आपको एक क्लास 12th का स्टूडेंट होने के नाते ये नहीं पता कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वही एक्सपेरिमेंट है जो विलियम क्रूक्स नाम के वैज्ञानिक ने 1886 में किया था, और उनके एक्सपेरिमेंट के आधार के बेसिस पे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। अगर आप में से किसी बच्चे ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, हाँ जी, उसका वीडियो लेक्चर मैंने क्लास 12th के लिए तो नहीं, लेकिन क्लास 9th के बच्चों के लिए जरूर बनाया है। जो आप चाहें तो अपनी बेसिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी बेसिक नॉलेज को वापस से जगाने के लिए बेशक देख सकते हैं। मैंने आपके लिए यहां पे लिंक शेयर कर दिया है, आप देखना ना भूलें। कमिंग बैक टू जो मैं समझा रहा था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब की तरह एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली। इस इवैक्यूएटेड ट्यूब के लेफ्ट साइड पे एक मेटालिक प्लेट रखी और राइट साइड पे भी एक मेटालिक प्लेट रखी। इसे कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से, इसे कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब ये ट्यूब इवैक्यूएटेड थी, मतलब अंदर कुछ नहीं था, दे फाउंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज नहीं करता, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज तब जब ट्यूब इज इवैक्यूएटेड, यानी जब ट्यूब इवैक्यूएटेड होती है तब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है कि उस एनर्जी को कैरी करने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए ना। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए बीच में चार्ज मीडियम जो उस इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, आपकी बात मान रहे कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, बट व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग दैट दे डिड। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में इस प्लेट को, जी हां, इस प्लेट को नाम दिया एमिटर, इस प्लेट को नाम दिया एमिटर और इस प्लेट को नाम दिया कलेक्टर, और एमिटर की इस प्लेट को अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज कराया। जब उन्होंने इस एमिटर की प्लेट को अल्ट्रावायलेट लाइट रेस से एक्सपोज कराया तो दीज टू वैज्ञानिक फाउंड कि अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज कराने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं एंड यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। दिस फिनोमेना, आई रिपीट माय सेंटेंस, दिस फिनोमेना in which this phenomena of emission of electrons on exposing a given matter कह लीजिए या given material कह लीजिए, given material to ultraviolet rays of suitable frequency। ये suitable frequency वर्ड क्यों यूज किया मैं बताता हूं। is called as photo electric current। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो। अरे करंट क्यों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिल्कुल सही। एक बार देखिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मैं स्क्रीन के आगे से हट जाता हूं सिर्फ इसलिए कि जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझ आए और डिटेल में चीजें आपके समझ आए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सुनो ध्यान से, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सुनो ध्यान से। हुआ क्या, हुआ ये कि हॉलवैक्स और लेनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने जब इवैक्यूएटेड ट्यूब को खाली कर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉनिक करंट भेजने की कोशिश करी, तो उनकी इस नाकाम कोशिश के बाद उन्होंने
उस लाइट को, या आप कह सकते हैं कि इस प्लेट को, जिसे उन्होंने नाम दिया एमिटर, एनर्जी प्रदान करने की कोशिश करी अलग अलग तरीकों से, कि पता नहीं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स वहां क्यों नहीं जा रहे। और उस एनर्जी की बहुत सारी कोशिशों में से एक कामयाब कोशिश ये थी कि उन्होंने इस एमिटर की प्लेट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोज कराया। और जब उन्होंने इस एमिटर की प्लेट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोज कराया तो उन्होंने ये देखा कि उस एमिटर की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगे। एंड दिस फिनोमेना in which they found कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं वो इस मटेरियल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ को कमजोर कर रही है, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, या मुझे कहना चाहिए न्यूक्लियॉन्स की पकड़ को तोड़कर बाहर आने में कामयाब हो पा रहे हैं। और आपको बताऊं, हॉलवैक्स नाम के वैज्ञानिक ने, लेनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने इसके अलावा एक और छोटा सा एग्जांपल किया, एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, रादर मुझे कहना चाहिए। हॉलवैक्स नाम के वैज्ञानिक ने जिंक की नेगेटिवली चार्ज प्लेट को जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोज कराया तो उन्होंने देखा कि कुछ ही समय बाद उसका नेगेटिव चार्ज सारा का सारा खत्म हो जाता है। इसका मतलब कि द नेगेटिवली चार्ज जो भी कह सकते हैं, द नेगेटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स called as electrons, या मुझे कहना चाहिए the negatively charged electrons were emitted out of that particular zinc plate when it was exposed to ultraviolet radiations। एक बच्चे ने out of curiosity पूछा कि अगर हम नेगेटिवली चार्ज प्लेट की जगह अनचार्ज लेते तब क्या होता, तो हॉलवैक्स ने भी ये काम कर ही दिया। उन्होंने जब अनचार्ज प्लेट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोज कराया तो उन्हें पता चला कि अनचार्ज प्लेट के ऊपर कुछ समय के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब कि उस प्लेट का भी नेगेटिव चार्ज को पुल आउट करने में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कामयाब हो पाई। अब ये सारी बातें वो बातें हैं जिनके आधार पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये बातें सामने आई। अल्टीमेटली हमें जो जानना है वो ये जानना है कि ठीक है सर, एक्सपेरिमेंट किया, अपने एक्सपेरिमेंट में क्या फेरबदल किया। तो एक बहुत ही प्यारा सा फेरबदल था। पहला पॉइंट, इन्होंने इस नेगेटिव प्लेट में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को वैरी किया। जब इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता था तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा निकलते थे। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना कहीं ना कहीं सामने वाली कलेक्टर प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वर्क डन ज्यादा होगा। हम सब जानते हैं V = W/Q होता है। और इन्होंने आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को भी ऑल्टर किया। हम सब जानते हैं कि किसी भी लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उसकी एनर्जी को बढ़ा देती है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी की स्पेसिफिक वैल्यू ही इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कामयाब होती है। क्योंकि मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ सुटेबल एनर्जी चाहिए ही चाहिए। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को यहां तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर फिर भी आपके मन में रह जाता है कोई सवाल तो आपको पता है कि कैसे मचाना है बवाल। इन शॉर्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अभी इस टॉपिक को कंटिन्यू नहीं किया है। अगला वीडियो लेक्चर जो होगा ना, दैट विल बी हैविंग द टाइटल द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज मैंने उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में बताने से पहले उसका एक बेसिक जिस्ट आप सबके साथ शेयर किया है। सो प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, विद दिस पॉइंट और विद दिस एक्सप्लेनेशन आई hereby finish the second video lecture of dual nature of matter of class 12। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, पार्ट 3 वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज करना ना भूलें। आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आप सबने अपना जीवन का कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू। करिएगा मत अपना समय जरा भी बेकार, बस कराऊंगा आपको थोड़ा सा इंतजार। लौट के आऊंगा वीडियो लेक्चर नंबर 3 लेके फिर से एक और बार। थैंक यू।